हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फ़ा क्लासेस। जैसा कि आप लोगों का कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो आप लोग अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए चूज कर रखे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका 2017 और 2014 में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए आंसर, तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी या के 1000 से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन हो गई। और ये आपका रहा फॉर्मूला कि के बी बराबर डेल्टा टी वी, ये आपका रहा फॉर्मूला अपॉन मोललता। यहाँ पे टी वी ही क्या होता है? टी वी होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है कि परासरण दाब को, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि किसी परासरण दाब का एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विलयन हो गया, नॉर्मलता हो गई, मोललता हो गई। उसी प्रकार परासरण दाब कैसे सिद्ध करेंगे आप? तो लिखा हुआ है कि परासरण दाब जो होता है, इसमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको एग्जाम में सबसे पहले कि किसी विलयन या विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब का अणुसंख्यक गुणधर्म देखिए लिखा हुआ है कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है विलयन के लिए बान-टाप समीकरण लिखा है पाई भी बराबर, ये परासरण दाब का आपका फॉर्मूला है। ये आपका परासरण दाब का फॉर्मूला है कि पाई बी बराबर एन एस टी, जहाँ पे एन आपका होता है विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ से पाई, ये पाई आपका होता है परासरण दाब। यहाँ से निकालते हैं तो फॉर्मूला आपका आता है एन अपॉन बी एस टी। उक्त लिखा हुआ उक्त समीकरण में यदि आप आयतन स्थित हो तो पाई जो होगा आपका समानुपाती हो जाएगा एन के, यानी कि मोलों की संख्या के। और यहाँ से आपका स्पष्ट हो जाता है कि परासरण दाब विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा वही आपका कहलाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म। तो यहाँ से आपका ये सिद्ध हो जाता है कि यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला स्टूडेंट्स है कि समपरासदी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये रहेगा। इसमें इसका आंसर देखिए ध्यान से बहुत समझना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि वे 2 विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, समपरासदी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। वान हाफ के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो पी बी बराबर पी डैश बी डैश, यहाँ पर पी बराबर पी डैश के हो जाएगा और बी बराबर बी डैश, यानी दाब और आयतन हो जाएंगे पी डैश और बी डैश के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अतः इन विलयनों में वे आयतन समान होते हैं जिनमें इनके ग्राम अणु मात्राएं घुली होती हैं, अर्थात समपरासदी विलयनों में की जो आणविक सांद्रताएं होती हैं ये समान होती हैं। ध्यान रखना, समपरासदी विलयन में आपका जो होगा 2 विलयन लिए जाएंगे। और इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण भी लिखे हुए, उदाहरण देखा है लाल उदर कणिकाएं जो हम लोगों के ब्लड में आरबीसी होती हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तथा 0.16 मोलल नमक का विलयन समपरासदी विलयन होगा। लाल उदर कणिकाएं हो गई हम लोगों की इसमें, और ये हो गया ये आपका 0.16 मोल का नमक का विलयन समपरासदी होगा। अतः लाल उदर कणिकाओं को इस विलयन में रखने पर वे प्रभावित नहीं होती हैं, इसलिए ये एक समपरासदी विलयन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि मोललता होती है, ये मोललता जो है, मोललता और मोलरता,
आपको पता है कि मोलरता और मोलरता दोनों ही क्या हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म है विलयन के, इसको परिभाषित करना है आपको और इनमें अंतर स्पष्ट करना है। या अथवा करके ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किसी विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होंगे। 2024 जीई में आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है आपको। सबसे पहले डेफिनेशन आपको किसकी लिखनी है, मोलरता की। तो मोलरता जैसे कि आप जानते हो मोलरता में होता है 1000 ग्राम विलायक में घुले बिले के ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसमें क्या होगा, किसी बिलियन के 1000 ml में घुले बिलियन के ग्राम अणुओं की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इनमें अंतर, तो अंतर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जबकि मोलरता जो होती है आपकी ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो, तो एक बार आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसके सामने है वो लिखा हुआ है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं। 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो मोल अंश सिंपल सा टॉपिक होता है। मोल अंश में आपको क्या देखना पड़ेगा, जो मोल अंश होता है हम लोगों का, लिखा है कि मोल अंश जो होगा या तो विलेय का होगा या विलायक का, दोनों का मोल होता है। तो लिखा हुआ है विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी मोल अंश को हम लोग मोल प्रवाह भी कह सकते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि विलेय के मोल अंश एक्स से हमेशा मोलों की संख्या, देखो नीचे टोटल मोल रहेंगे, यानी विलयन में होता है विलेय और विलायक, तो Na + Nb और नीचे भी NaNb। जब विलायक का निकालेंगे, विलेय को हम लोग दिखा रहे हैं A से और विलायक को दिखा रहे हैं B से, तो विलेय का मोल अंश x से, विलायक का मोल अंश xb निकालेंगे। तो जब x से निकालें तो Na ऊपर रहेगा, जब xb निकालें तो Nb ऊपर रहेगा, नीचे टोटल रहेंगे। ये आपका हो गया क्या, मोल अंश। बहुत ही केयरफुली इसको तैयार करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है कि परासरण तथा विसरण में अंतर क्या है। तो परासरण और विसरण में जो अंतर होता है इसको आप बहुत ही केयरफुली तैयार करके जाना। परासरण और विसरण में अंतर देखिए कितने लिखे हैं, 5 अंतर लिखे हुए हैं। देखिए परासरण में लिखा हुआ है कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, लेकिन विसरण जो होता है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है। अगला जो डिफरेंस है वो है परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विस्तृत होते हैं, लेकिन अगर विसरण जो होगा तो विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण ही विपरीत दिशाओं में विस्तृत होते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो परासरण और विसरण में सारा का सारा खेल जो है विलेय और विलायक के कणों का ही है। देखा जाए तो परासरण और विसरण में जो जितना भी खेल है वो सारा विलेय और विलायक के कणों का ही है। तो इसमें आप देखना ध्यान से, अगला जो डिफरेंस है उसमें लिखा है कि परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। विसरण में जो विलेय के कण होते हैं ये अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि परासरण और विसरण में सारा का सारा जो खेल है वो किसका है, आपका सारा का सारा खेल इसमें है विलेय और विलायक के कणों का। जो परासरण होता है इसमें विलायक के कण जाते हैं कम सांद्रण से, ठीक है, और इसमें विलेय के कण जाते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका डिफरेंस है वो है यह द्रव अवस्था में संभव है या ठोस द्रव गैस अवस्थाओं में संभव है। उदाहरण इसका क्या है, लाल रक्त कणिकाएं ताजे जल में रखी फूल जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं हो गई। और ताजा लिखा है ताजे जल में रखने पर फूल जाती हैं, क्या फूल जाती हैं, किसमिस, ठीक है। उदाहरण लिखा हुआ है इसके बाद में KMnO4 को जल में मिलाने पर सामांगी मिश्रण बनने तक KMnO4 जल में विस्तृत होता रहता है। ये आपका है विसरण का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला जो स्टूडेंट्स है वो आपका क्या है कि राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं बताइए। 2022 में आया है, 18 में आया है, 9 में आया है, 23 में आया है, 18 में आया है, 24 में आया है। हो सकता है आपका रिपीट हो क्वेश्चन, कितने तरीके से आ सकता है लिखा हुआ है इसमें। ध्यान रखना, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो लिखा है राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मूल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका देखो ध्यान से, ये P0 है, ये आपका है P0 माइनस PS, ठीक है। तो P0 जो होता है ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P0 माइनस PS होता है ये आपका होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसी के अनुपात को, और देखो किसका होगा, मूल प्रवाह। तो ये जो मूल प्रवाह लिखा हुआ है आपका ये क्या है, ये है x
ए क्या है, एक्स या एक्स कह दें या एक्स या एक्स बी कह दें, इसके बराबर होगा। यही होता है राउल्ट का नियम। इसके बाद में जो नीचे है ये आपका, ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं जो कि आप लर्न कर लेना इनका स्क्रीनशॉट लेके और सही से इसको तैयार कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राउल्ट का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला स्टूडेंट्स आपका ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है, बहुत ध्यान से इसको समझना। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका है ये है कि लीगेंड, जो लीगेंड होते हैं आपके, इन लीगेंडों से आप क्या समझते हैं तथा आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दो उदाहरण देने हैं आपको। तो ये क्वेश्चन कब आया है आपका, 2014 में आया है, 2024 में आया है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से समझेंगे, देखिए लीगेंड जो होते हैं, लिखा है कि द्वितीयक संयोजकता द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर आंतरिक क्षेत्र में समन्वित उदासीन अणु जैसे NH3, H2O आदि अथवा परमाणु या आयन लीगेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। उदाहरण जैसे ये लिखा है CuNH3 का होल पावर 4, तो इसमें जो आपका NH3 होगा ये आपका क्या कहलाएगा, NH3 आपका कहलाएगा लीगेंड। इसमें लिखा है आगे की संकुल आयन में 4 NH3 अणु लीगेंड हैं। अधिकांश संकुलों में लीगेंड जो होता है हमेशा क्या होता है, एक दाता के रूप में अर्थात लुईस क्षारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इतना आप अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें लीगेंड का वर्गीकरण, तो कहोगे आवेश के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कितने भागों में किया जाए, 3 भागों में। 3 भाग वो आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहला है दृढ़ावेशित लीगेंड, उदासीन लीगेंड और इसके बाद में है धनावेशित लीगेंड। अगर उदासीन लीगेंड की बात की जाए या दृढ़ावेशित की जाए तो दृढ़ावेशित लीगेंड जो होता है आपका, लिखा है सामान्यतः लीगेंड दृढ़ावेशित होते हैं। कौन कौन से आपको एग्जांपल दे देने हैं, Cl1 नेगेटिव, Br1 नेगेटिव, I1 नेगेटिव, OH1 नेगेटिव, CN1 नेगेटिव, NO1 NO2 1 नेगेटिव। इसके बाद में आते हैं उदासीन लीगेंड के। तो उदासीन लीगेंड कौन कौन से हैं आपके, कुछ लीगेंड उदासीन होते हैं अर्थात उन पर कोई आवेश नहीं होता है। उदाहरण H2O, NH3, CO, RO, NO, पिरिडिन, ये सारे आपके क्या हैं, उदासीन लीगेंड। इसके बाद अगला आ जाता है धनावेशित लीगेंड। ये लीगेंड दुर्लभ होते हैं, लीगेंड पर धनावेश होता है। कौन कौन से होते हैं, NO1 पॉजिटिव, NH2, NH3, H3O आदि। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आप कल अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आएंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो सही से आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना सभी स्टूडेंट। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।